तो आज हम लोग ट्रांजिस्टर्स का चर्चा करेंगे। इसका चर्चा करेंगे ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स को कहीं कहीं ट्रायोड भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? ट्रायोड। यहाँ पर 3 पीएन जंक्शन बनते हैं, मतलब 3 पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप, इस तरह करके 3 सेक्शन को मिलाया जाता है, इसलिए इसको ट्रायोड कहते हैं। ट्रांजिस्टर जनरली 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग NPN ट्रांजिस्टर और दूसरे को बोलते हैं PNP ट्रांजिस्टर। ठीक, तो इसको क्या क्या बोलते हैं समझते हैं हम लोग, इसका नोमेनक्लेचर। NPN में क्या होता है कि एक पहला N वाला क्रिस्टल होता है, मतलब N वाला वेफर, पहला N टाइप का वेफर होता है, दूसरा P टाइप का एकदम थिन सा, जो मिडिल वाला होता है वो बहुत थिन सा होता है, और तीसरा फिर से N टाइप। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें पहला वाला N है, दूसरा वाला, तीसरा वाला N है। सिमिलरली इस वाले केस में पहला वाला P है, फिर N है जो कि थिन सा होगा, बीच वाला थिन होता है, और फिर P N P। अच्छा, आप मीनिंग समझ रहे हैं? P का मतलब यहाँ क्या होगा, सिर्फ होल्स होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे होल्स होंगे। ठीक ना? तो 3 एंड है कि नहीं है, इसलिए इसको ट्रायोड कहते हैं। जो पहला वाला एंड होता है उसको इमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इमीटर। जो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं बेस, बी से लिखेंगे, बी मतलब बेस, ई मतलब इमीटर, और आखिरी वाला क्या बोलते हैं? कलेक्टर, सी से। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर जो है कैसा है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है? देखो ना जी, इमीटर कैसा है? बेस, कलेक्टर, और पीएनपी में ये इमीटर होगा, ये बेस और ये कलेक्टर। ठीक है, अब इनको दिखाने का एक सिंबल भी होता है, सिंबॉलिक वे भी होता है। क्या सिंबॉलिक वे है? तो हम लोग एक गोला दिखा देते हैं इस तरह से। ठीक, इस गोले में एक इस तरह से बेस दिखाते हैं, ये बेस है। ये क्या है? बेस। ये बेस दिखाने का सिंबल। ठीक, अब यहां इस तरह से इमीटर होगा, यहां इस तरह से कलेक्टर। ठीक, तो आप कहेंगे सर दोनों डायग्राम तो एक ही जैसा है, तो पता कैसे चलेगा कि पीएनपी है या एनपीएन है, एनपीएन है या पीएनपी है? तो उसके लिए हम लोग एरो दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? एरो। और एरो करंट को डिनोट करता है, और करंट कहां से कहां फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, कि नेगेटिव से पॉजिटिव? ये देखो नेगेटिव से। तो हमेशा उल्टा क्या बोलता है दीपक? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसमें पॉजिटिव कौन है? बेस। तो बेस और नेगेटिव है इमीटर। तो बेस और इमीटर के बीच में से एरो दिखाते हैं, ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। याद देखो, बेस और इमीटर में कौन पॉजिटिव है? इमीटर पॉजिटिव है, तो ऐसे है। तो ये सिंबल है, तो सिंबल देख के पता कर लेंगे कौन सा किस टाइप का ट्रांजिस्टर है। पक्का? इसको नोट कर लीजिए, 2 टाइप का ट्रांजिस्टर पर। आगे हम लोग को पढ़ना है कि इस ट्रांजिस्टर का एक्शन कैसा होता है, कैसे काम करता है। तो बहुत हम लोग डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, मैकेनिक्स, बेसिक सा बात करेंगे कि कैसे ट्रांजिस्टर का एक्शन होता है, एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, और उसका इक्वेशन हम लोग को पढ़ना है। एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक, तो ट्रांजिस्टर कैसा भी हो, उसमें ध्यान रखना कि जो इमीटर होता है वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है।
इमीटर कैसा होता है? फॉरवर्ड बायस्ड। उसको बायस करते हैं कैसा? फॉरवर्ड बायस करते हैं। और जो कलेक्टर होता है उसको रिवर्स बायस करते हैं। कलेक्टर कैसा होता है? रिवर्स बायस्ड होता है। तो हमें याद रखना है किसी भी ट्रांजिस्टर में इमीटर कैसा बायस होता है? फॉरवर्ड। और कलेक्टर लिखिए, the emitter of a transistor is always forward biased where collector is always reverse biased. तो इस बात को हम लोग किसी एक ट्रांजिस्टर के लिए समझ लेते हैं, जिसमें आपकी मर्जी करे। तो आपकी मर्जी नहीं चलेगी क्योंकि एनपीएन का ज्यादा यूज होता है, इसलिए हम लोग किसके लिए डिस्कस कर लेते हैं? एनपीएन के लिए। आपको बस डेमोक्रेसी का एहसास दिलाया जा रहा था कि आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। तो ये एन है, ये पी है और ये एन। ये इमीटर है, दूसरा वाला को क्या बोलते हैं? बेस। और तीसरा वाला को। अब जरा ये बताना कि अगर मुझे इस इमीटर को फॉरवर्ड बायस करना है, फॉरवर्ड बायस किसको बोलते हैं? जब पॉजिटिव किससे कनेक्टेड हो? पॉजिटिव से। नेगेटिव किससे कनेक्टेड हो? इमीटर को फॉरवर्ड बायस करना है। इमीटर कैसा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? इमीटर कैसा है? यहां देखो, यार नेगेटिव है, तो किसके कनेक्ट कर दे? नेगेटिव से। ठीक, ये इमीटर हो गया फॉरवर्ड बायस। ये जो वोल्टेज लगाएंगे उसको VEB कह सकते हैं, या कहीं कहीं VBE भी लिखा रह सकता है। बेस इमीटर वोल्टेज या इमीटर बेस वोल्टेज। ठीक है, इमीटर हो गया फॉरवर्ड बायस। और ये जो कलेक्टर है कैसा बायस होगा? रिवर्स बायस। तो लिखा है ना, कलेक्टर कैसा बायस होगा? रिवर्स बायस में क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होता है। तो ये नेगेटिव है, किससे कनेक्ट करना है इसको? पॉजिटिव से। ये पॉजिटिव ले लीजिए, ये VBC। ठीक है, बेस कलेक्टर वोल्टेज क्या बोलते हैं इसको? या इसको ऐसा भी लिखा जाता है VCB, कलेक्टर बेस वोल्टेज। एक ही बात। ठीक है, ये समझ में आया पक्का सब लोग को? अब इसको क्या सर्किट डायग्राम बनाइए, तो ये तो सर्किट सिंबल नहीं ना है, इसी का सर्किट सिंबल बना के दिखा। तो सर्किट में कैसा बना रहेगा? ऐसा बना रहेगा। ये बेस है, ये इस तरह से कलेक्टर होगा, ये इस तरह से इमीटर होगा। और अगर ये NPN है तो ये बेस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट होगा इस तरह से। इमीटर को कैसा बायस करना है? फॉरवर्ड बायस। इमीटर नेगेटिव है, बोलो, तो फॉरवर्ड बायस के लिए नेगेटिव किससे कनेक्ट करना है? नेगेटिव से। ठीक, कलेक्टर भी नेगेटिव है, लेकिन कलेक्टर को रिवर्स बायस करना है। रिवर्स बायस के लिए किससे कनेक्ट करोगे? पॉजिटिव से। ये VBC हो गया, ये VB हो गया। हम लोग पहले कोशिश करेंगे B लिखने का। ठीक है, अब जरा इसमें देखिए करंट का इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? करंट का। देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से करंट निकलेगा, ये करंट यहां पहुंचेगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कोई दिक्कत? इधर से भी देखो करंट निकलेगा, दोनों करंट मिलकर के इसमें फ्लो करेगा, ये इसमें जाएगा। तो जो कलेक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उसको IC कह रहा है। क्या कर रहा है? जो बेस में करंट जा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? और ये यहाँ गया, इधर से आया, दोनों मिलकर के इसमें गया, इसको क्या बोल रहे हैं? IE। इमीटर में जो करंट निकला, या इमीटर से जो करंट निकला, यही करंट देखो यहाँ पहुंच रहा है, बोलो। तो इस जंक्शन पे अगर आप देखो तो क्या किरचॉफ्स करंट लॉ लिख सकते हैं? KCL। क्या लिखोगे? इस पे कितना करंट आया? IE। और कितना कितना गया? IB प्लस IC। तो ये पहला फार्मूला है जो आपको याद रखना है ट्रांजिस्टर में,
आई ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई बी प्लस आई सी। और देखिए मैंने एनपीएन के लिए दिखाया है ये, लेकिन किसके लिए वैलिड है, एनपीएन हो पीएनपी हो दोनों के लिए वैलिड है। वैलिड फॉर, जो भी हम लोग बात करेंगे उस दोनों के लिए वैलिड होता है, वैलिड फॉर बोथ टाइप। तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक। तो इमीटर करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, बोलो ना जी, इमीटर करंट इज इक्वल्स टू बेस करंट प्लस व्हाट इज आईई, इमीटर करंट, व्हाट इज आई, व्हाट इज आईबी, व्हाट इज आईसी, कलेक्टर करंट। ठीक, तो ये किसी ट्रांजिस्टर का एक्स होता है, इस पर इक्वेशंस पे फॉर्मूले पूछे जाएंगे, मतलब न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। लिखिए, तो एक सवाल लिखते हैं हम लोग इसके ऊपर। लिखिए एक सवाल, इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट in an NPN transistor circuit, comma, the collector current is 10 milliampere. The collector current is 10 milliampere. The collector current is 10 milliampere. Full stop. If 95% of electrons emitted reach collector, then what is base current? What is base current? निकालिए आंसर। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस लाइन का खाली मतलब समझ लीजिए, 95% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड रीच कलेक्टर। 95% जो इमीटर रिलीज किया, मतलब जितना भी इमीटर रिलीज किया उसका 95% ही कहां पहुंचा, कलेक्टर पर। इसका क्या मतलब कि जो कलेक्टर पर जो करंट होगा, कलेक्टर पर जो वो क्या होगा, 95% ऑफ इमीटर का करंट होगा, क्योंकि इमीटर का 95% ही कलेक्टर पर पहुंचा। बोलो, और इमीटर का करंट दिया हुआ है 10, 95/100 इनटू इमीटर का करंट, इसको इधर भेज दिया तो इमीटर का करंट निकल जाएगा, निकल जाएगा 1000/95, 5 से काटेंगे तो 200/19 मिली एम्पियर। बोलो, और आपसे बेस करंट पूछा है, तो आप जानते हैं आई ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई बी प्लस आई सी। आई ई पता चल गया हम लोग को 200/19, आई बी कितना है, नहीं निकालना है, आई बी तो निकालना है, और आई सी कितना है 10, इसको उधर भेजो तो माइनस हो जाएगा, तो 10/19 मिली एम्पियर। पॉइंट लगाए 100 तो 19 × 5 = 50, 19 दूनी 38, 120, 0.526 क्या, हाँ सॉरी मिली एम्पियर, आंसर इसमें होगा मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। ठीक है, अब देखिए
ट्रांजिस्टर का बहुत सारा कन्फिग्रेशन होता है, बहुत सारा कन्फिग्रेशन होता है। हम लोग कुछ कन्फिग्रेशन के बारे में सीखेंगे भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्फिग्रेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर। तो जो पहला कन्फिग्रेशन है उसका नाम आपको याद रखना है सीबी कन्फिग्रेशन। क्या नाम याद रखना है? अब सीबी का जरा फुल फॉर्म जान लीजिए। ये कलेक्टर बेस नहीं है, इसका मतलब होता है कॉमन बेस। क्या नाम है? कॉमन बेस कन्फिग्रेशन। और एक और जो बहुत फेमस है, दो यूज करेंगे हम लोग इसमें से। सेकंड वाले का पूरा डिटेल में डायग्राम वगैरह बनाएंगे। सीई कन्फिग्रेशन। सीई कन्फिग्रेशन। सीई कन्फिग्रेशन। सी कन्फिग्रेशन का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉमन इमीटर। कॉमन इमीटर। आपको सर्किट समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों किसी को कॉमन बेस, किसी को कॉमन इमीटर कहते हैं, वो समझ में आएगा। लेकिन ये दो कन्फिग्रेशन के बारे में हमें याद रखना है, इनके बारे में कुछ कुछ बात पूछा जाता है। जो कॉमन बेस कन्फिग्रेशन है उसमें जो करंट गेन होता है, कौन सा गेन? करंट गेन, या इसी को बोलता है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, उसको लिखते हैं अल्फा से। जो किससे लिखते हैं? अल्फा से। और इस वाले केस में जो करंट गेन होता है, करंट गेन इज कॉल्ड बीटा। तो क्या बोलते हैं? बीटा, या करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। सी कन्फिग्रेशन में जो होता है उसको बीटा कहते हैं। ठीक, पहले अब दो पार्ट कर लीजिएगा। कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, इधर सीबी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सी। जल्दी से लिखिए। अब देखिए, ये अल्फा बीटा का फार्मूला क्या होता है, इसको समझने का ट्रिक है। तो ट्रिक को समझा रहा हूं, खूब ध्यान से समझना। देखो, सीबी कन्फिग्रेशन का मतलब, आप मोटा मोटी डायग्राम ये वाला ध्यान में रखिए। मोटा मोटी ये ट्रांजिस्टर डायग्राम में रखिए। और बी का मतलब बेस, जो बीच में होगा, इमीटर कलेक्टर। सीबी कन्फिग्रेशन का मतलब बेस कॉमन है, मतलब बेस बीच में है, ऐसा। ये लगभग सीबी कन्फिग्रेशन ऐसा ही दिखता है। ठीक। और अगर हम कहें सी कन्फिग्रेशन, मतलब उसमें इमीटर बीच में होगा, बेस इधर हो जाएगा। कुछ इस तरह से दिमाग बनाया जाए, जैसे ये सर्किट को ऐसे बना करके इधर करते हैं, ये कुछ इधर करते हैं, तो इस तरह से दिखाएंगे अभी कैसा दिखता है। तो आप समझ लीजिएगा, सी कन्फिग्रेशन का मतलब इमीटर बीच में, कॉमन। कॉमन इमीटर मतलब इमीटर कॉमन, और कॉमन बेस का मतलब बेस कॉमन। ये ध्यान रखना है। तो सीबी कन्फिग्रेशन में क्या कॉमन है? बेस। हम लोग हमेशा कलेक्टर पे क्या करंट पहुंच रहा है उसकी बात करेंगे। तो अल्फा, अभी हम डीसी की बात करें, मतलब करंट डायरेक्टली कितना कितना पहुंचा, अल्फा डीसी। तो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे? कलेक्टर पर कितना पहुंचा। तो क्या लिखेंगे आप? आईसी, कलेक्टर करंट, बाय अल्फा। क्या रेशियो है किसका? कलेक्टर करंट बाय बेस। तो कॉमन है, तो बेस के रेस्पेक्ट में बात नहीं करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे? इमीटर के रेस्पेक्ट में, आई। बात समझ में आया? और ये सब किस कंडीशन पे करेंगे? जब वोल्टेज किसके किसके बीच, कलेक्टर जहां पे आ रहा है और बेस, बेस कॉमन है ना, कलेक्टर और बेस के बीच वोल्टेज क्या रहे? सॉरी, कांस्टेंट रहे, जीरो रहे। क्या रहे? कांस्टेंट रहे। बेस कलेक्टर वोल्टेज क्या रहे? कांस्टेंट। फॉर्मूला याद रहा? अब इसी फॉर्मूले पे इसका फॉर्मूला बनेगा। बताओ बीटा डीसी क्या लिखोगे? तो करंट गेन क्या है? रेशियो है किसका? कलेक्टर करंट का। तो आईसी ऊपर रहेगा। किसके रेस्पेक्ट में? तो भाई देखिए, यहां तो बेस कॉमन था, तो इमीटर के रेस्पेक्ट में बात की। यहां कौन कॉमन है? इमीटर। तो किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे? बेस के रेस्पेक्ट में, आईबी।
ठीक है, बोलो। और क्या कंडीशन होगा, कौन सा वोल्टेज कांस्टेंट रहे, कलेक्टर और जो कॉमन चीज है क्या, इमीटर, सीई कांस्टेंट है। यहां क्या था, वीसीबी कांस्टेंट है ना। क्या बात समझ में आया, पक्का। अब याद करो, कोई भी ट्रांजिस्टर, ये तो कॉन्फ़िगरेशन है, उसका अरेंजमेंट है, कोई भी ट्रांजिस्टर है उसके लिए क्या फार्मूला होता है, IE is equals to IB प्लस IC होता है। अच्छा, इसको AC के लिए भी लिखा जा सकता है। अगर इसको AC के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चेंज लिखना पड़ेगा खाली, डेल्टा IC बाय डेल्टा IB प्रोवाइडेड दिस कंडीशन इज मेट, ठीक है। और इसके इसी तरह इसका भी लिखेंगे तो अल्फा AC क्या लिखोगे, प्रोवाइडेड VBC इज कांस्टेंट। अब देखो IE इज इक्वल्स टू क्या होता है, IB प्लस IC। अब IC तो दोनों में है देखो, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में IC से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये बनेगा IE बाय IC इज इक्वल्स टू IB बाय IC प्लस, बनेगा ना। अब बताओ IE बाय IC को क्या बोलते हैं, 1 बाय अल्फा बोलते हैं, IC बाय I अल्फा, तो IE बाय IC क्या होगा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशनशिप। जेईई मेंस 2016 में ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया था। ये रिलेशनशिप है अल्फा बीटा के बीच, और इस रिलेशन को कई बार कई तरह से लिखा जाता है। जैसे देखो, इसको एक तरीका तो ऐसा भी लिखने का हो सकता है, 1 बाय अल्फा इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस बीटा बाय बीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, बीटा बाय बीटा प्लस 1। तो कहीं कहीं इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है, अल्फा का फार्मूला बीटा के टर्म्स में। उल्टा भी पूछा जा सकता है, बीटा का फार्मूला अल्फा के टर्म में, तो उस केस में क्या लिखेंगे हम लोग, पहले इधर भेज दीजिए, 1 बाय अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय बीटा होगा, तो 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाय बीटा, तो बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बाय 1 माइनस, ठीक। तो इसको बोलते हैं अल्फा एंड बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर। तो बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़े हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर में अल्फा एंड बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर। खूब क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। अब क्या इसके लिए पूरा सीबी कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट और सी कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट बनाने का जरूरत है, चीजें समझ में आनी चाहिए, ट्रिक समझ में आना चाहिए। तो लिखिए, चलिए इस पर एक दो सवाल लिख लेते हैं जो सवाल पूछा जाएगा। द करंट गेन, लिखिए क्वेश्चन, द करंट गेन फॉर कॉमन बेस एम्पलीफायर, द करंट गेन फॉर कॉमन बेस एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जो होता है ट्रांजिस्टर से ही बनता है, तो कौन सा कंडीशन का है ये, कॉमन बेस मतलब सीबी कॉन्फ़िगरेशन का, और उसका करंट गेन का बात कर रहा है, मतलब क्या चीज का बात करने जा रहा है, बोलो, ए अल्फा, अल्फा किसका बात करने जा रहा है, तो लिखिए द करंट गेन फॉर कॉमन बेस एम्पलीफायर इज 0.98, मतलब अल्फा दिया हुआ है 0.98। आगे है, कैलकुलेट द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, कैलकुलेट द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर if the transistor, calculate the current amplification factor if the transistor is being used in C configuration, C configuration में करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू बतानी है। तो
बीटा कहते हैं, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये कौन से फॉर्मूले से है? अल्फा और बीटा के रिलेशनशिप से। हम लोग जानते हैं ये वाला रिलेशन याद रखना, 1 बाय अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाय बीटा प्लस, यहाँ से बीटा के लिए फॉर्मूला लिख लो, 1 बाय अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय बीटा, तो 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाय बीटा, therefore बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, 0.98 बाय 0.02, 49 आंसर, 49 आंसर। एक अगला सवाल लिखिए, द करंट फैक्टर ऑफ अ ट्रांजिस्टर, द करंट फैक्टर, ये करंट फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर सब एक ही चीज होता है, अल्फा बीटा ये सब हमारे पास। द करंट फैक्टर ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन सीबी अरेंजमेंट, इन सीबी अरेंजमेंट, सीबी अरेंजमेंट में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा, इज 0.98, इज 0.98 फुल स्टॉप। अच्छा, अगर कभी आपको कंफ्यूजन वैसा हो जाए कि सर अल्फा किस अरेंजमेंट में था, बीटा किस अरेंजमेंट में था, तो उसको याद ऐसे रख सकते हैं, जैसे हम ऐसे याद रखते हैं कि दो अरेंजमेंट पढ़े थे, सीबी कॉमन बेस और कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर नहीं पढ़े थे, सीसी नहीं पढ़े थे हम लोग, होता है लेकिन पढ़े नहीं थे, तो सीबी सीई पढ़े थे। तो सी और बी और ई में पहले कौन आता है? बी, इसलिए बी पहले आता है, इसलिए उसका अल्फा होगा, हम ऐसे याद रखते हैं। कुछ भी करके याद रखिए, याद रखना इंपॉर्टेंट है। लिखिए, कैलकुलेट द चेंज इन, कैलकुलेट द चेंज इन कलेक्टर करंट, मतलब डेल्टा आईसी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द चेंज इन कलेक्टर करंट corresponding to a change of, corresponding to a change of 5 milliampere in emitter current, corresponding to a change of 5 milliampere in emitter current, मतलब emitter current में चेंज कितना दिया हुआ है? 5 milliampere, full stop। Also calculate the change in base current, also calculate the change in base current, तब डेल्टा आईबी भी पूछा, लगाइए जरा, ट्राई करिए। ये तो एक लाइन का सवाल था, इतना टाइम क्यों लगाना था? क्या है भाई? सीबी अरेंजमेंट है, कॉमन बेस अरेंजमेंट है, इसमें अल्फा की बात होती है। अल्फा का फार्मूला चलिए हम लोग याद करते हैं। अल्फा था कि भाई हमेशा हम लोग कलेक्टर करंट के कोरस्पॉन्डिंग बात करते हैं, और किसके रेस्पेक्ट में? बेस तो कॉमन है, तो इमीटर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, डेल्टा आई। तो हम लोग को अल्फा दिया हुआ है 0.98, डेल्टा आईसी तो पूछा है, हम दो जगह एक क्यों लिखे ऐसे? कुछ गलती लिख दे, कुछ भी ऐसे। Calculate the change in collector current corresponding to a change of 5 milliampere in emitter current, ये डेल्टा IE दिया हुआ है। डेल्टा IC पूछा है, डेल्टा I दिया हुआ है 5, इसको इधर भेज दीजिए, तो 4.9 मिलीएम्पियर, ये हो गया डेल्टा IC। इससे आसान क्या सवाल पूछा सकता है? खाली पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द आंसर है, खाली सही से टर्म्स याद रखिए। IB पूछा है, तो आप अभी सीखे किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए IE इज इक्वल्स टू क्या होता है? IB प्लस IC, इसको डेल्टा के फॉर्म में लिख दीजिए, डेल्टा IE इज इक्वल्स टू डेल्टा IB प्लस डेल्टा IC। एरर का रूल याद करिए, ऐसे लिखता ना, तो डेल्टा IE आपको पता है 5, डेल्टा IB आपको निकालना है, और डेल्टा IC 4.9, तो डेल्टा IB कितना हो जाएगा? 0.1 मिलीएम्पियर आंसर। चलिए अगला लिखिए सवाल, अगला सवाल लिखिए, द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर
द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर सीई अरेंजमेंट, फॉर सीई अरेंजमेंट, तो सी अरेंजमेंट में क्या होता है, बीटा इज 59, is 59 full stop. If emitter current is 5 milliampere, emitter current कितना है 5 milliampere, then find collector current. तो आपको IC बता दें, निकालिए। तो देखिए चलिए इसको, बीटा क्या होता था, तो मैं तो ऐसे याद रखता हूं सीई अरेंजमेंट है, तो कलेक्टर के एस्पेक्ट बात करेंगे, और सीई अरेंजमेंट है तो इमीटर कॉमन है, तो बेस के साथ बेस IC बाय I, ठीक है। अच्छा ये ऐसा IC बाय I भी इसलिए कहते हैं कि कलेक्टर हमेशा आउटपुट पे होता है और कॉमन इमीटर में इमीटर कॉमन है, बेस इनपुट पे होगा, अभी दिखाएंगे डायग्राम में, तो आउटपुट बाय इनपुट इसलिए सर। IC तो हम लोग को निकालना है, तो IC एस्टिस हो गया, नीचे लिख देते हैं, तो IC को हम लोग x मान लेते हैं, लेट IC इज इक्वल्स टू x, और बीटा कितना है 59, और IB भी नहीं पता, कोई बात नहीं, IE तो पता है, IE क्या होता है IB प्लस IC, IE है 5, IB नहीं पता मुझे, IC को हमने x मान लिया, तो IB क्या लिखेंगे 5 माइनस x, रख दीजिए यहाँ IB 5 माइनस x, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, वेरी इजी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए, x आ जाएगा, x आएगा सॉल्व करने पे 4.916 मिली एम्पीयर, निकल गया, समझ गए। तो जो बेसिक बातें बताइए उनको ध्यान में रखेंगे तो आपसे सवाल बन जाएगा। अब अगला सवाल मैं लिख रहा हूं जेईई मेंस 2019 का, और इसी सवाल में हम सी अरेंजमेंट भी बना दे रहे हैं और इसी सवाल में एम्पलीफायर भी बता दे रहे हैं, क्योंकि सीई अरेंजमेंट का ही यूज एम्पलीफायर में होता है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसलिए आप लिखिए, सवाल लिखिए मेरे साथ। A common emitter amplifier, a common emitter amplifier, कॉमन इमीटर मतलब क्या हो गया सी, सी वाला कहीं यूज करते हैं एम्पलीफायर में, क्यों यूज करते हैं वो भी अभी बताएंगे। A common emitter amplifier, a common emitter amplifier circuit is shown in figure, is shown in figure. Full stop. It has DC current gain. It has DC current gain as 250, RC is equals to 1 kilo ohm and VCC is equals to 10 volts. Full stop. What is minimum base current? What is minimum base current for VCE to reach saturation? तो पहले आप सर्किट समझ गए। देखिए जो बेस था, ऐसा था ना बेस, पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल दिखाया था, अब इसको ऐसे दिखा दिया। ये जो बेस था अब ऐसे हो गया, ये आपका इमीटर है, ये आपका क्या है इमीटर है, और ये आपका कलेक्टर। अभी सर्किट को गौर से देखो, इधर से लाएंगे तो भी इमीटर पहुंचेंगे, इधर से लाएंगे तो भी किस पे पहुंचेंगे
तो ये कैसा सर्किट हो गया? कॉमन इमीटर। ठीक, कॉमन बेस में क्या रहा होगा? इमीटर यहाँ रहा होगा, बेस यहाँ रहा होगा, इसी को घुमा दीजिए। अब हमेशा हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर ज्यादा यूज करते हैं। कौन सा ट्रांजिस्टर? एनपीएन। तो ये एन रहा होगा, ये पी रहा होगा, ये एन रहा होगा। एन पी एन, बेस वाला बीच में होता है, तो एन पी, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट गया होगा। यहाँ पर एक रजिस्टर रहता है, ये सब सर्किट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये आरबी बोलते हैं। यहाँ पर एक बैटरी रहता है, और आपको पता हो ट्रांजिस्टर जो होता है वो उसमें इमीटर कैसा बायस्ड होता है? इमीटर कैसा बायस्ड होता है? वो एक्शन में होता है जब वो काम कर रहा है। बाकी कुछ बनाने के लिए हम लोग जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो इसमें देखो ऐसा दिया हुआ है। अच्छा, कभी कोई इसको ऐसे ज्वाइन कर देगा, ज्वाइन ना करके सीधा दिखाना हो तो इसको ऐसे अर्थ कर दिया, इसको भी ऐसे अर्थ कर दिया। बात एक ही बात हुआ कि नहीं हुआ? दोनों को ज्वाइन कर दे, और ये वोल्टेज का है VB। इसी तरह यहां से ऐसे RC एक रजिस्टर लिया है, और ये VCC एक वोल्टेज, और ज्वाइन करने के जगह ऐसे अर्थ कर दिया। तो बात एक ही समझना है, अर्थ है मतलब सब लोग क्या है? ज्वाइंट है। तो मैं उसको ज्वाइन करके भी दिखा दे रहा हूं। इस सब का मतलब एक ही बात होता है, सब क्या है? ज्वाइंट, एक ही बात। अब देखिए इसमें ये जो सर्किट है इसको बोलते हैं इनपुट सर्किट। इधर वाले क्या बोलते हैं? और इधर वाले को आउटपुट। ठीक, अब एक फॉर्मूला तुम्हारा सबके लिए वैलिड होगा कि IE जो होता है वो क्या होता है? IB प्लस, सुनना ध्यान से, IE, ये जो करंट ऐसे निकला ये है IE। ये I इधर गया तो इधर कितना जाएगा? IB, और इधर कितना जाएगा? यही IC एच भी यहाँ पहुंचा होगा, और यही वाला IB एच के यहाँ पहुंचा होगा। कोई दिक्कत इस बात में? अब पहले लोग सवाल कर लेते, फिर आगे की बात करेंगे। सवाल कर लेते, फिर आगे पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहला बात कि कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें जो भी करंट की बात होगी वो कौन सा करंट का बात होगा? मतलब करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो होगा वो बीटा होगा। क्या कहेंगे? और मैंने बताया था करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा क्या है? आउटपुट बाय इनपुट। तो देखो आउटपुट सर्किट ये है, इसमें करंट क्या है? IC बाय इनपुट ये है, इसमें करंट क्या है? IB। याद आ रहा है? इसलिए याद रखिए ऐसे कि इमीटर बीच बीच में होगा, कॉमन होगा तो उसको नहीं लिखना है। बोलो, कलेक्टर हमेशा होता है बाय बेस। अब देखो इसमें दिया हुआ है कि द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट गेन इज कितना? 250। मतलब बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 250। ये पहला इक्वेशन हो गया। RC दिया हुआ है 1 किलो ओम। RC ये कितना दिया हुआ है? 1000 ओम। नाम लिख दिया कुछ भी, RC मतलब कलेक्टर के पास से RC। VCC कितना दिया हुआ है? 10 ओम। आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज मिनिमम बेस करंट? IB का वैल्यू बताइए। ठीक है, और IB के लिए कंडीशन क्या लिखा है कि V मतलब कलेक्टर इमीटर वोल्टेज क्या हो जाए? सैचुरेशन हो जाए। सैचुरेशन मतलब 0। मतलब कंडीशन क्या है कि VCE क्या हो जाए? 0 हो जाए। मतलब कलेक्टर से आप इमीटर तक चलिए और वो वोल्टेज ड्रॉप कितना होना चाहिए? कहाँ है कलेक्टर? यहाँ है। इमीटर यहाँ है, यहाँ बोल सकते हो। तो कलेक्टर से इमीटर तक चलिए ऐसे, और क्या पुट कर दीजिए? 0। चलिए ऐसे चलिए, कोई ड्रॉप होगा? कोई ड्रॉप नहीं, कोई ड्रॉप नहीं। इसमें कितना ड्रॉप? माइनस IC इंटू RC, बोलो, प्लस पहुंच गए इज इक्वल्स टू क्या? कहीं बुक में डायरेक्ट लिखा रहता है कि फॉर सैचुरेशन IC RC इज इक्वल्स टू VCC। हम याद नहीं रखेंगे, हम एक ऐसे बना लेंगे तुरंत। हाँ, अगर सर्किट डायग्राम नहीं दिया हो तो आपको याद रखना। तो यहां से IC निकल जाएगा कि निकल जाएगा? VCC कितना है? 10, और RC कितना है? 1000। मतलब 0.01 एम्पियर, या इसको आप कितना एम्पियर कह सकते हो? कितना मिली एम्पियर कह सकते हो? 10 मिली एम्पियर। बोलो ठीक है। आपसे IB पूछा है, तो IC पता है हम लोग को, IB निकालना है। तो 250 इज इक्वल्स टू IC कितना है? 10, और IB निकालना है। तो
तो आई बी कितना हो जाएगा 10/250 कितना हो जाएगा ये पॉइंट लगाया नहीं कटा एक और जीरो लगा दो अब कट जाएगा 4 बार 0.04 मिली एम्पियर ठीक है। और अगर इसको माइक्रो एम्पियर में लिखे माइक्रो एम्पियर में आंसर दिया हुआ है इसको लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻5 एम्पियर मिली को 10⁻³ लिखे और 2 जीरो इसके पास खुद इसको लिख सकते हैं 40 × 10⁻⁻6 मतलब 40 माइक्रो एम्पियर। आई बात समझ में नोट कर लीजिए ये सी कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट है। दीपक तुम्हें पूछ रहा था तो एक दो फॉर्मूले और हैं जिनको लिख करके खत्म कर दे फिर मुख्य ट्रांजिस्टर का डिस्कशन। तो मुझे इस डायग्राम का यूज है क्योंकि आपको डेफिनेशन समझने में आसानी होगी इसलिए हम इस डायग्राम को इधर कर ले रहे हैं ठीक है। और यहां से हम लोग वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके आप लिख लीजिए। कुछ और फॉर्मूले हैं जिनका यूज वैसे ही करना है जैसे अभी मैंने पहले सिखाया आपको उनमें से भी कोई बात पूछा जा सकता है। जो ज्यादातर पूछा जाता था वो मैंने डिस्कस कर दिया। ए पॉइंट लिखिए इनपुट रेजिस्टेंस जिसको आर आई कहेंगे इन सी कॉन्फ़िगरेशन इनपुट रेजिस्टेंस इन सी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। देखो रेजिस्टेंस क्या होगा वोल्टेज बाय करंट वोल्टेज बाय चेंज के फॉर्म में बात करेंगे तो चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन और इनपुट की बात करें मतलब इनपुट सर्किट में ये है इनपुट सर्किट ये क्या है तो इनपुट सर्किट में बेस और इमीटर ये क्या है इसके बीच जो वोल्टेज होगा VBE V इसका चेंज लिखिए बाय करंट क्या इन कर रहा है IB इसमें चेंज लिखिए। कब इसका कंडीशन क्या होगा जब इनपुट लिख रहे हैं तो आउटपुट कांस्टेंट होना चाहिए तो C और E के बीच वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए VC क्या होना चाहिए आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए। समझ गए इनपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट ठीक समझ में आया। दूसरा होता है आउटपुट रेजिस्टेंस और ये सब डेफिनेशन है ये नहीं पूछना कि सर ऐसा क्यों हुआ। आउटपुट रेजिस्टेंस उसको डिफाइन करते हैं सी कॉन्फ़िगरेशन में तब सी लिख दे रहे खाली। फिर से आउटपुट रेजिस्टेंस मतलब आउटपुट के क्रॉस वोल्टेज आउटपुट सी तो क्या लिखोगे बताओ डेल्टा VC और करंट आउटपुट पे कौन सा है IC तो डेल्टा IC और इसके लिए हम लोग को इनपुट करंट कांस्टेंट रखना है IB कांस्टेंट होना चाहिए ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन है कांस्टेंट कोई नहीं पूछेगा लेकिन डेफिनेशन है कि इस कंडीशन पर वो डिफाइन है। बाकी फॉर्मूला कैसे लिखे समझ में आया कि नहीं पाया तो ये इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस इसका जो रेशियो होता है उसको करंट रेजिस्टेंस गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस गेन। तो एक टर्म आपसे पूछा जाएगा रेजिस्टेंस गेन उसको हम लोग AR से लिखते हैं A मतलब गेन और R मतलब रेजिस्टेंस और वो कैसे निकालेंगे आप आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा रेजिस्टेंस क्या मिल जाएगा रेजिस्टेंस गेन। एक और होता है वोल्टेज गेन करंट गेन हम लोग बात किए थे बीटा इसमें जो करंट गेन था उसको क्या बोलते हैं बीटा करंट गेन हो गया रेजिस्टेंस गेन हो गया एक होता है वोल्टेज गेन उस तरह आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज को वोल्टेज गेन कहते हैं। तो ये लिखो फिर हम लोग को लिखना यहाँ करंट IB कांस्टेंट हाँ यहाँ वोल्टेज आउटपुट में वोल्टेज इनपुट में करंट आउटपुट का वोल्टेज कांस्टेंट रहता है इनपुट का करंट कांस्टेंट।
एक दो और मुझे फॉर्मूले लिखते हैं। करंट गेन तो लिखी दी, फिर से लिख देते हैं। करंट गेन किसको बोलते हैं? बीटा को। दो तरह का होता है, एक बीटा डीसी, वो क्या होगा? आउटपुट आईसी बाय इनपुट आईबी, और बीटा एसी क्या होगा? डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी। ठीक। एक होता है वोल्टेज गेन, डी नंबर क्या है? वोल्टेज गेन, ए बी से लिखो। इस तरह वोल्टेज गेन का क्या फॉर्मूला लिखो? आउटपुट वोल्टेज, देखो आउटपुट वोल्टेज क्या था? Vc, और इनपुट वोल्टेज क्या था? Vb, तो Vc बाय Vb, डेल्टा VCE बाय डेल्टा Vb, इसको बोलते हैं वोल्टेज गेन। एक पॉइंट और याद रखना है कि जो वोल्टेज गेन होता है, वोल्टेज गेन होता है वो होता है करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस। अरे भाई V इज इक्वल्स टू आई आर तो होता ही है ना, तो खाली गेन के टर्म में लिखा हुआ है। तो वोल्टेज गेन हो गया AV, करंट गेन को बीटा जैसा भी लेना हो AC DC, और रेजिस्टेंस गेन हो गया AR। एक फॉर्मूला। एक टर्म आखिरी है, वो है पावर गेन। एक टर्म आखिरी क्या है? पावर गेन। तो सीधा पावर गेन क्या लिखोगे? ई नंबर में पावर गेन क्या लिखोगे? एपी से। पहले तो पावर गेन होगा आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, और जैसे पावर होता है आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू, तो यहां लिखेंगे करंट गेन का स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन AR, और बीटा डीसी या एसी जो लेना हो तो एसी का खूब यूज करते हैं, एसी। तो ये है पावर गेन। और इसमें एक पॉइंट ये याद रखना है हम लोग को, पावर गेन हो गया बीटा स्क्वायर इंटू AR, कि बीटा का वैल्यू सी कॉन्फ़िगरेशन में और सीबी कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता था? अल्फा, करंट गेन अल्फा होता था। तो अल्फा का वैल्यू कम होता है, बीटा का वैल्यू ज्यादा होता है। ये मैंने एक दो एग्जांपल में आपको दिखाया भी है। अल्फा था 0.98, बीटा आया था 49, तो बहुत डिफरेंस होता है। ध्यान में ये रखना है कि जो बीटा एसी है वो बहुत बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू बीटा अल्फा एसी, और स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ये क्या है? करंट गेन इन सीई कॉन्फ़िगरेशन, और ये क्या है? करंट गेन इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन। अब बताओ किस कॉन्फ़िगरेशन में पावर गेन ज्यादा होगा? जिसमें बीटा ज्यादा होगा, सी कॉन्फ़िगरेशन में। तो ज्यादा पावर का गेन होगा, इनपुट को आउटपुट में ज्यादा रेशियो होगा। तो एम्पलीफायर क्या करता है? पावर को बढ़ाता है। तो कौन सा एम्पलीफायर के लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे? सी कॉन्फ़िगरेशन। हेंस पावर गेन is more in CE than CB, and so transistor as amplifier in CE, इसलिए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कैसा किसमें होता है? CE पे होता है। और एक आखिरी पॉइंट है कि जो एम्पलीफायर होता है, ट्रांजिस्टर होता है सी कॉन्फ़िगरेशन में, उसमें जो आउटपुट और इनपुट होता है उनके बीच फेज डिफरेंस होता है 180 डिग्री का, पाई का। ये सवाल 2017 में पूछा भी गया था। ये एक लाइन आपको याद रखता है। तो ये ई पॉइंट हो गया, ये लिख लो, उसके बाद एक पॉइंट के लिखवा देंगे। जल्दी से लिखो, ये स्लाइड कर। तो ये यहां से लिखा ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट को यहाँ कर दिए तो दो कम से कम कॉलम आप एक साथ लिख पाएंगे। ये लिखे सी डी तक,
ये अगर हो गया हो तो उसके बाद ये वाला तो मैं वो पॉइंट लिख देता हूं, आखिरी पॉइंट क्या लिखना है कि ट्रांजिस्टर as amplifier in C configuration। और हम लोग जो ट्रांजिस्टर जनरली यूज करते हैं वो कौन सा होता है, NPN। ठीक है, तो NPN भी गए या नहीं भी गए तो यही समझना है। ट्रांजिस्टर as amplifier in C configuration has output and input phase difference of 180 degree apart, 180 degree apart। और फेज डिफरेंस किसका, वोल्टेज का, आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री जब पार्ट। और ये जेईई मेंस 2017 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, जेईई मेंस 2017 में पूछा भी गया। तो ये पॉइंट याद रखना है। इतना बात अगर ट्रांजिस्टर में याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, पहले बोर्ड में तो भी आता था तो इतना बात लिख देने से काम चल जाता था। जनरली बनाने आता था ट्रांजिस्टर इन सी कॉन्फ़िगरेशन, जो पीछे डायग्राम बनाया हुआ है वो बना दीजिए तो काम चल जाएगा। अब तो बोर्ड में आता भी नहीं है, जो भी हम लोग पढ़े वो जेईई मेंस के लिए पढ़े हैं अभी तक, लेकिन आईआईटी में भी इस साल से इंक्लूड हो गया, तो जितना बात आप पढ़े वो आईआईटी में भी आपसे पूछा जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।